बाबा साहेब आम्बेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर बाबा साहेब के अभिवादन के लिए बड़ी संख्या में अनुयायी पहुंचे। कोरोना के खतरे के बीच दीक्षा भूमि पर जिला प्रशासन और दीक्षा भूमि स्मारक समिति द्वारा अनुयायियों से कोरोना नियम के पालन के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण से 2 महीने पहले उन्होंने नागपुर के दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, जिसके बाद दीक्षा भूमि का महत्व और भी बढ़ गया और ये जगह बाबा साहब के अनुयायियों के लिए पवित्र दीक्षा भूमि बन गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मार्ग पर चलते हुए बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। ऐसे लोगों के मन में बाबा साहब के प्रति अपार श्रद्धा है। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर सुबह से ही अनुयायी बाबा साहब को आदरांजलि अर्पित करने पहुंचे। दीक्षा भूमि पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को पुष्पहार अर्पित की गई। इस दौरान दीक्षा भूमि स्मारक समिति के अध्यक्ष भंते आर्य नागार्जुन सुरई ससाई, स्मारक समिति के सदस्य, भिक्षु संघ के भंते और समता सैनिक दल के सैनिक उपस्थित थे। इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए सभी नियमों का पूरा पालन भी किया गया। परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आज 65वा महापरिनिर्वाण दिवस आहे। अत्यंत दुःखाचा या समाजासाठीच नव्हे, तो समाज म्हणजे फक्त बौद्ध समाज नव्हे, तर भारतातल्या विविध जाती धर्माकरता त्यांनी जे काम केलं त्यांच्याकरता अत्यंत हा दुःखद प्रसंग आहे। आज जगात ज्यांचा दुःखद दिवस आणि ज्यांचा जन्मदिवस जितक्या धूमधडाक्यात साजरा होतो, जन्मदिवस धूमधडाक्यात साजरा होतो आणि तितक्याच दुःखद अंतकरणानं आज हा महापरिनिर्वाण दिन या जगात लोक अनुयायी त्यांना आदरांजली अर्पण करतात। हे जगात कुठंच असं उदाहरण नाही आहे। चैत्यभूमी आणि दीक्षाभूमीवर तर अजूनपर्यंत तशी बंदी आली नाही। चैत्यभूमीचं मला माहीत नाही, परंतु बाबासाहेबाच्या जर नाशिकमध्ये साहित्य विक्री सुरू आहे तर बाबासाहेबाच्या साहित्य विक्रीला बंदी करणं हे योग्य नाही। यापुढे शासनाने याचा सुद्धा विचार करावा। पण जेव्हा आम्ही समाजामध्ये जेव्हा आम्ही घराच्या बाहेर निघतो तेव्हा आमचा राष्ट्रधर्म असला पाहिजे आणि ते राष्ट्रधर्म जागवण्याचा संकल्प या ठिकाणी आम्ही घेतला पाहिजे। कारण तुकडोजी महाराज असं म्हणतात, मानवता ही पंथ मेरा, इंसानियत है पक्ष मेरा, सबकी भलाई धर्म मेरा, दुविधा को हटाना वर्म मेरा, एक जात बनाना कर्म मेरा, सब साथ चलाना मर्म मेरा, नीच ऊच हटाना गर्व मेरा और गिरते को उठाना स्वर्ग मेरा। मला असं वाटतं की भारतीय संविधानाने हेच मूल्य तत्व आम्हाला शिकवले। त्याचा आज बाबासाहेबांच्या या अभिवादनाच्या दिवशी आम्ही कुठला तरी संकल्प घेऊन या राष्ट्राला कसं बळकट करता येईल यासाठी प्रयत्न करूया आणि निसर्गसुद्धा त्यासाठी आम्हाला प्रेरित करेल। धन्यवाद। जय हिंद। बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर में इन दिनों बाघ का दहशत है। शहर के पास बोली क्षेत्र में एक महिला को बाघ घूमते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद बाघ के घूमने की खबर फैलते ही वन विभाग की टीम बाघ को तलाशने में लग गई। खामगांव शहर में पिछले 2 दिनों से नागरिक बाघ के दहशत के साए में जी रहे हैं। शनिवार की सुबह एक स्थानीय महिला को बाघ घूमते हुए दिखा था, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज से भी बाघ के घूमने की पुष्टि है। रिहायशी इलाके के आसपास बाघ के घूमने से लोग काफी घबराए हुए हैं। लोगों ने बाघ के दिखने के बाद वन विभाग को भी सूचना दी, लेकिन वन विभाग के अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे, जिससे वन विभाग की लापरवाही पर भी नाराजगी जताई जा रही है। वैसे रविवार की शाम वनकर्मियों को भी बाघ नजर आया, जिसके बाद उसको तलाशा जा रहा है, लेकिन अभी तक बाघ का कहीं भी पता नहीं चला है। अक्षरशः वाघ दिसल्यानंतरही कोणत्याच प्रकारची काहीही स्टिंग ऑपरेशन काही फक्त नावापुरतं करत आहे। असे कोणतेही टळवाटळवीचे उत्तर देऊन नागरिकांमध्ये खूप भीतीचे वातावरण निर्माण झालेले आहे। तरीही योग्य ते वन विभागाने नागरिकांमधील भीती काढून देण्यात यावी। फिलहाल खामगांव, बुल्ढाना, अकोला और अमरावती वन विभाग की टीम बाघ की तलाश कर रही है। बाघ कई लोगों को दिखा है, ऐसे में बाघ के होने की बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल यही है कि बाघ छिपा कहाँ है। मी म्हटलं काही अशी नव्हतं, मग मी उभीच राहिली तरी मग त्यानंतर समोर आल्या, तर त्यानं इकडे मग पाहिलं, नजर दिली समजा अशी पायथ्याबरोबर, मग तो समोर आला, मग त्यानं मोठ्यानं आवाज केला, मी घरात चालली गेली पहिले। 9 महीने में 3000 किलोमीटर चलकर नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला C1 बाघ पिछले 10 महीने से बुल्ढाना जिले के ज्ञानगंगा अभयारण्य से लापता होने की खबर है। C1 बाघ को वॉकर के नाम से भी जाना जाता है। बाघ की तलाश में वन विभाग जुट गया है। इस बीच बाघ के शिकार होने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। यवतमाल जिले के टिपेश्वर अभयारण्य से C1 बाघ एक मादा बाघ की तलाश में लगभग
300 किलोमीटर की यात्रा कर दिसंबर 2019 में बुल्ढाना जिले के ज्ञानगंगा अभयारण्य पहुंचा था। बाघ की हर हरकत को जानने के लिए वन विभाग ने बाघ के गले में कॉलर आईडी लगाई। हालांकि कॉलर आईडी की बैटरी खत्म होने के बाद बाघ के गले से आईडी को निकाल लिया गया था। इस बीच जनवरी की शुरुआत में ज्ञानगंगा अभयारण्य में C1 बाघ का कोई पता नहीं चल पाया। बुल्ढाना वन्य जीव विभाग उसके ठिकाने का पता लगा रहा है, लेकिन बाघ का ठिकाना अब भी अज्ञात है। वहीं नांदुरा क्षेत्र के कुछ शिकारियों को वन विभाग ने कुछ महीने पहले गिरफ्तार किया था, जो चूंकि शिकार समुदाय जिले में सक्रिय हैं। यही कारण बाघ का शिकार होने की आशंका भी जताई जा रही है। फहीम देशमुख, UCN न्यूज, बुल्ढाना। अकोला जिले में बाइक चोरी की घटना बढ़ने के बाद स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने इस पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक बाइक चोर गिरफ्तार किया गया, जिसने 7 बाइक चोरी की बात भी स्वीकार की है। उसके पास से 1,55,000 रुपए मूल्य की 7 दुपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। बाइक चोरी के एक मामले में स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने बार्शी टाकली के महान निवासी गजानन अवचार को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने 7 बाइक चोरी करने की बात स्वीकार की। उसने कहा कि दोपहिया वाहन यवतमाल और वाशिम जिलों से चोरी किए गए थे। खुलासा हुआ है कि उसने 7 दोपहिया वाहन बार्शी टाकली से, 2 पातुर से, 2 यवतमाल जिले के दिग्रस से और 1 यवतमाल शहर से चुराया था। उसके पास से चोरी के दोपहिया वाहन जब्त करने के बाद इस मामले में और लोगों की मिलीभगत की भी जांच पड़ताल कर रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा जुर्माना लगाया जा रहा है। ये वाहन चालक ई चालान के माध्यम से तब तक जुर्माना नहीं भरते जब तक वे दूसरी बार पकड़े नहीं जाते। अकोला में ट्रैफिक पुलिस ऐसे चालकों के खिलाफ अकोला जिले के साथ साथ अन्य जिले में भी मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है। अकोला जिले में ट्रिपल सीट, हेलमेट का उपयोग न करने, ड्राइविंग लाइसेंस न मिलने, भीड़ भाड़, मास्क का प्रयोग न करने, फैंसी नंबर आदि के चलते यातायात पुलिस अभियान चला रही है। जनवरी से नवंबर 2021 के बीच लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया। हालांकि कई लोगों ने जुर्माना नहीं भरा। कुछ लोग तो यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर दूसरी बार पकड़े जाने पर भी जुर्माना नहीं भरते हैं। ट्रैफिक पुलिस ऐसे चालकों के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है। अकोला में यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। ई चालान द्वारा जुर्माना भरे जाने में भी कई लोग टालमटोल करते हैं। अकोला ट्रैफिक पुलिस के अनुसार अकोला जिले में ऐसे चालकों की संख्या करीब 3,000 है। शहर वाहतूक नियंत्रण शाखा अकोला यांच्याकडून या चालू वर्षामध्ये 2 लाख वाहन चालकांविरुद्ध केसेस करण्यात आलेले आहे। त्यामधून 1,05,000 या केसेसमध्ये वाहन चालकांकडून दंड जवळजवळ 86,38,000 रुपयाचा दंड हा वसूल करण्यात आलेला आहे। परंतु 93,801 केसेस या अद्याप पेंडिंग आहे। या केसेसमध्ये वाहन चालकांनी जवळजवळ 2,34,93,400 रुपये दंड अकोल्यातील वाहन चालकांनी भरलेला नाही। आमच्याकडून शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेकडून सर्व वाहन चालकांना आग्रहाची विनंती आहे, आव्हान आहे की आपल्याकडून जो काही 93,801 केसेस पेंडिंग आहे, जो 2,34,93,400 दंड पेंडिंग आहे, तो आपण 10/12/21 आत शहर वाहतूक नियंत्रण शाखा येथे येऊन आपला दंड भरावा। अन्यथा 11/12/21 रोजी जी लोक अदालत आहे जिल्हा न्यायालयामध्ये, त्या लोक अदालतमध्ये आपल्या विरुद्धचे खटले हे दाखल करण्यात येईल आणि तिथे आपल्याला दंड आकारण्यात येईल। म्हणून आमच्याकडून शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेकडून आव्हान आहे की आपण 10/12/21 आत वाहतूक नियंत्रण शाखेमध्ये आपला दंड येऊन भरून घ्यायचा है। भारतीय संविधान के शिल्पकार और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर सोमवार को अकोला में सभी भीम सैनिकों ने बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी है। कोरोना नियमों का पालन करते हुए भीम सैनिकों ने अशोक वाटिका में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान समता सैनिक दल, संभाजी ब्रिगेड, जिजाऊ ब्रिगेड, समता पर्व, माली महासंघ, बहुजन महासंघ और अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
अकोला जिले में कोरोना टीकाकरण अभियान पूरी रफ्तार में है। 2 दिसंबर तक लगभग 10,50,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि अकोला में जल्द ही निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। नमस्कार, मी डॉक्टर मनीष शर्मा, जिल्हा लसीकरण अधिकारी, जिल्हा परिषद अकोला। कोविड लसीकरण अंतर्गत आपल्या जिल्ह्याचं सद्यस्थितीमध्ये 10 लाखाच्या वर पहिल्या डोसची आकडेवारी गेलेली आहे। म्हणजे विशेषतः सांगायचं तर पहिला डोस आपला 73.43% म्हणजे 10,52,000च्या वर आपले पहिला डोस झालेला आहे। त्याच्यासोबत 4.5 लाखाच्या वर आपले सेकंड डोसचा आकडेवारी गेलेला आहे। सद्यस्थितीमध्ये आपल्याकडे जे हर घर दस्तक मोहीम आपली सुरू होती, या मोहिमेअंतर्गत आपण घराच्या जवळच्या सेंटरला म्हणजे अंगणवाडी, शाळा, बौद्ध विहार असो किंवा मदरसा असो, त्या ठिकाणी आपण लसीकरण सत्र घेत होतो आणि सदरचे पहिल्या डोससाठी आपण टार्गेट करत होतो। तर सदरचे सत्र सद्यस्थितीमध्ये 10 तारखेपर्यंत आपण जास्त प्रमाणामध्ये सदरचे सत्र घेणार आहे आणि 10 तारीख झाल्यानंतर आपण सेकंड डोजला कॉन्सन्ट्रेट करणार आहे। कारण सद्यस्थितीमध्ये आपल्याकडे 80,000च्या वर लोक आहे ज्यांचे की सेकंड डोस पण ड्यू आहेत आणि एक आपण नियोजन असं केलेलं आहे की 10 तारखेपर्यंत जास्तीत जास्त फर्स्ट डोसचा आकडेवारी आपल्याला न्यायचं आहे आणि एकदाचं ते जर 80%च्या वर गेलं तर आपलं तिसरी वेव म्हणजे पुढे येणाऱ्या थर्ड वेवसाठी आपण तयार राहू। तर त्या अनुषंगाने माझं असं सर्वांना आव्हान राहील की आपण 10 तारखेपर्यंत आपल्या घराच्या जवळचे जे सत्र आहे, सध्या 150च्या वर सत्र आपण अकोला जिल्ह्यामध्ये घेत आहे। तर कृपया करून पहिला डोस ज्यांचा राहिलेला असेल त्यांनी लवकरात लवकर आपल्या जवळच्या ठिकाणी हे लसीकरण करून घ्यावा। तसेच ज्या लोकांचे सेकंड डोस राहिलेले आहे त्यांच्यासाठी आपण विशेष सत्र 10 तारखेनंतर ठेवणार आहोत। आणि एक विशेष बाब म्हणून आपण जे आता लसीकरणाचे सत्र आपले 80वरनं 150 केले होते, ते आपण पहिले 30 नोव्हेंबरपर्यंत ठेवणार होतो, पण आता असं नियोजन झालं आहे की सदरचे सत्र आपण 10 तारखेपर्यंत ठेवू आणि 10 तारखेनंतर आपले हे जे नियर होम CVC म्हणजे घराच्या जवळचे जे सत्र आहे त्यांची संख्या कमी होऊन परत ते 80 ते 100च्या दरम्यान आपले लसीकरण सत्र होऊन जातील। तर आपल्या सर्वांना आव्हान आहे की सध्या 10 तारखेपर्यंत आपल्याकडे उपलब्ध असलेली संधीचा आपण लाभ घ्यावा। धन्यवाद। महाराष्ट्र में ठंड का असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवा के प्रवाह के कारण पूरे राज्य में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। इसी गुलाबी ठंड की आमद के साथ लोग अब आग का सहारा ले रहे हैं। बुल्ढाना के ग्रामीण इलाके में आग के पास बैठे कई विषयों पर चर्चा करते हुए दिख रहे हैं। आग, कानों में मफलर और कपकपाता बदन, ये गुलाबी ठंड की आमद के प्रमुख लक्षण हैं। हालांकि अभी ही ठंड ने अपनी दस्तक दी है और लोगों ने अभी से ही माहौल बनाना भी शुरू कर दिया है। तस्वीर बुल्ढाना जिले के ग्रामीण इलाके मलकापुर की है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण पूरे जिले में इन दिनों तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली, जिससे जिले में ठिठुरन वाली ठंड सताने लगी है। ठंड से निजात पाने के लिए लोग तरह तरह की तरकीब सोच रहे हैं। इनमें से आग एक बेहतर विकल्प है। यहाँ दर्जनों के समूह में लोग आग के सामने बैठ इस तरह ठंड भरी रातों का लुत्फ उठा रहे हैं। कोई गाकर तो कोई चुटकुले सुनाकर इस सर्द भरी रातों के माहौल को गर्म कर रहा है। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में आपत्तिजनक लेख लिखने वाले संपादक गिरीश कुबरे पर नासिक में साहित्य सम्मेलन में संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने स्याही फेंकी थी। इस घटना पर विधान परिषद के सदस्य अमोल मिटकरी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस घटना के लिए खुद गिरीश कुबेर को जिम्मेदार बताया। 94वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन नासिक के कुसुमाग्रज नगरी में संपन्न हुआ। छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के कुछ कार्यकर्ताओं ने साहित्य सम्मेलन के लिए आए वरिष्ठ संपादक गिरीश कुबेर पर मेन मीटिंग टेंट के तिलक प्रवेश द्वार पर काली स्याही का पाउडर फेंका गया था, जिसके बाद छत्रपति संभाजी ब्रिगेड ने घटना की जिम्मेदारी ली है। संभाजी ब्रिगेड के महानगर प्रमुख प्रफुल्ल वाघ ने कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ आपत्तिजनक लेख लिखने पर हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाएं भड़क गई। इस पूरे घटनाक्रम पर विधायक अमोल मिटकरी ने कहा कि गिरीश कुबेर को शिव प्रेमियों से माफी मांगनी चाहिए।
हालांकि उन्होंने अभी माफी नहीं मांगी, जिसके बाद उनके साथ इस तरह व्यवहार हुआ, इसके लिए गिरीश कुबेर स्वयं जिम्मेदार है। चे संपादक श्री गिरीश कुबेर यांच्यावर आज नाशिकच्या साहित्य संमेलनामध्ये शाई फेकण्याचा प्रकार घडला। संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी ती शाई फेकली आणि महाराष्ट्रामध्ये एक नवीन विषय चर्चेला आला। संभाजी ब्रिगेड असेल किंवा ज्या शिवप्रेमी संघटना असतील किंवा आम्ही सुद्धा शिवप्रेमी आहोत, आमची सुरुवातपासून मागणी राहिलेली आहे की गिरीश कुबेर यांना ते पुस्तक लिहून साध्य काय करायचं होतं। मी स्वतः मागच्या अधिवेशनामध्ये पावसाळी अधिवेशनामध्ये माननीय मुख्यमंत्री यांना पत्राद्वारे कळवलं होतं की यांनी आक्षेपार्ह मजूर वगळवावा, म्हणजे छत्रपती संभाजीराजांनी स्वतःच्या आई सोयराबाई साहेबांना मारलं याचा कुठला पुरावा गिरीश कुबेर हे देत आहेत। त्याच्यामुळं एक गोष्ट लक्षात घ्या, ही रिॲक्शन आहे। ह्या महाराष्ट्रातल्या अस्मितेबद्दल जर आक्षेपार्ह लिखाण केलं तर त्याबद्दल उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया आहेत। लेखकांनी स्वतःच्या प्रसिद्धीच्या हव्यासा पोटी जर असं काही दुष्कृत्य केलं तर त्याचे परिणाम मात्र दिसल्याशिवाय राहणार नाहीत। महाराष्ट्रात याचे पडसाद उमटत आहेत। भांडारकर प्रकरणानंतर पण पडसाद उमटले होते। त्यांनी मागच्याच वेळेस माफी मागून पुस्तकातला आक्षेपार्ह मजूर वगळून घ्यायचा होता। शिवप्रेमींची जाहीर माफी मागायची होती, त्यात काही वेगळं असतं असं वाटत नाही। मात्र गिरीश कुबेरांवर जी शाईफेक झाली त्याला स्वतः गिरीश कुबेरच कारणीभूत आहेत आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेला जर छळण्याचा प्रयत्न झाला तर ह्या प्रतिक्रिया समाजात भविष्यात सुद्धा येत राहतील। म्हणून रेनेसान्स स्टेट द अनरिटन स्टोरी ऑफ मेकिंग ऑफ महाराष्ट्र या पुस्तकातील पान क्रमांक 76 वरील आक्षेपार्ह मजकूर त्यांनी वगळवावा, महाराष्ट्राची माफी मागावी आणि ह्या पुस्तकाच्या प्रती मार्केटला येणार नाहीत याची गिरीश कुबेर यांनी काळजी घ्यावी। भारत के सबसे पुराने, सबसे प्रतिष्ठित और सक्रिय धार्मिक और सामाजिक संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद के बुल्ढाना जिला निकाय का चुनाव रविवार को शेगांव में संपन्न हुआ, जिसमें पूरा जिला निकाय को सर्वसम्मति से चुना गया, जिसमें हाफिज अली उल्लाह शेख को फिर से जिला सदर और मुफ्ती मोहम्मद अनीस अशरफी को जिला महासचिव चुना गया। सौहार्दपूर्ण माहौल में सर्वसम्मति से हुए इस चुनाव की सभी तरफ सराहना हो रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाफिज खलीलुल्लाह शेख की देखरेख और मार्गदर्शन में बुल्ढाना जिले में सदस्यता अभियान चलाया गया और विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय और तहसील स्तर पर अरशद मदनी के नेतृत्व वाली जमीयत उलेमा ए हिंद की जिला संस्था का गठन किया गया। रविवार को शेगांव के अबू बकर मस्जिद में एक जिला चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न स्थानों से नवनिर्वाचित जमीयत उलेमा के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता हाफिज खलीलुल्लाह शेख ने की। राज्य जमीयत उलेमा ए हिंद का प्रतिनिधित्व करने वाले मुफ्ती हाफिजुल्लाह कासमी और भांडुप मुंबई के मौलाना कारी निसार अहमद गवाह और निरीक्षक के रूप में मौजूद थे। नवनिर्वाचित जिला सदर हाफिज खलीलुल्लाह शेख ने अपने भाषण में जिला सदर पद की जिम्मेदारी सौंपने के लिए धन्यवाद दिया। चुनाव सत्र मौलाना अब्बास की प्रार्थना के साथ समाप्त हुआ। अकोला के पुराना आरटीओ रोड पर श्री बालाजी हनुमान मंदिर परिसर में श्री विठल परिवार की ओर से संगीतमय संकीर्तन भक्तिमय समारोह का आयोजन किया गया। रविवार को संतोष दादा पीसी और विठल परिवार के साधनों के नेतृत्व में बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। भक्ति संगीत समारोह में क्षेत्र के 150 से अधिक पुरुष और महिला भक्तों ने आनंद लिया। नामजप के बाद सभी साधकों सहित महिला भक्तों ने ताली बजाकर और फुगड़ी का आनंद लेते हुए विठल के नाम पर नृत्य किया। भक्तों द्वारा विठल नामजप के जाप को स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक सुख और जीवन में सुख के लिए अच्छा बताया गया। इस मौके पर वसंतराव जी महातले, पुरुषोत्तम भालतिलकर, भास्कर पाटिल, मनोज ठाकरे, सुरते साहिब पुरुषोत्तम पाटिल, श्री प्रवन हनुमंते देशमुख के साथ कई मेहमान मौजूद रहे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज अकोला।